जय हिंद दोस्तों। आइए देखते हैं जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक आती है उसी में साइंस का सेशन चल रहा था। साइंस में भी केमिस्ट्री का। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के चैप्टर 1 और 2 का वीडियो अपलोड कर दिया है। उसी कड़ी में यह तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? रेडियो सक्रियता। चैप्टर का नाम क्या है? रेडियो सक्रियता। इस रेडियो सक्रियता में टोटल 57 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि रेडियो सक्रियता किसे कहा जाता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके अस्थिर नाभिक से क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं। तो ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी। इसको क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी। जिस अस्थिर तत्व के नाभिक से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती रहती हैं उनको क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। अल्फा किरण क्या होता है? He++ होता है। और बीटा क्या होता है? E- इलेक्ट्रॉन होता है। और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रांस के वैज्ञानिक, क्या नाम था उनका? हेनरी बेकवेरल। क्या नाम था? हेनरी हेनरी बैकबेरल। हेनरी बैकवेरल। कब किया था इन्होंने खोज? तो 1896 में। ये रेडियो सक्रियता की खोज पूछे किसने किया था? तो हेनरी बैकबेरल। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और आया था कि रेडियम, रेडियो सक्रियता और रेडियम अलग हो जाता है। अगर रेडियम की खोज पूछे किसने किया था तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो पियरी और मैरी क्यूरी के द्वारा। मैडम मैरी क्यूरी का नाम आपने सुना होगा। मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। रेडियो सक्रियता की खोज पूछे तो हेनरी बैकवेरल के द्वारा 1896 में। और रेडियम की खोज 1902 में मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो देखते हैं कि जब ये अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है तो क्या होता है। जब नाभिक से अल्फा किरण निकलती है तो अल्फा का मतलब हो जाता है हीलियम++। इसके उत्सर्जन से क्या होता है कि इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। अगर किसी नाभिक से हीलियम++ यानी अल्फा निकलता है तो क्या होता है? 2 की इसके परमाणु क्रमांक में कमी हो जाती है और 4 के परमाणु भार में। अगर बीटा निकले तो बीटा क्या होता है? ये माइनस होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होती है। इसके उत्सर्जन से क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक में ये माइनस है तो इसलिए क्रमांक में क्या हो जाएगा? 1 की वृद्धि हो जाती है। और परमाणु भार पे कोई असर नहीं पड़ता है। और गामा किरणें क्या होती है? चार्जलेस होती है तो इसके उत्सर्जन से कोई परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पे कोई असर नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन हो जाता है कि अल्फा बीटा और गामा की वेदन क्षमता पूछे तो सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का और फिर अल्फा का। इसके अलावा कुछ भी पूछे अल्फा बीटा गामा के बारे में तो अल्फा का ज़्यादा होगा, फिर बीटा का, फिर गामा का। जैसे इनका आकार पूछे, इनका चार्ज पूछे तो इन सभी केस में अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन गामा हो जाएगा। लेकिन वेदन क्षमता पूछे तो सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर बीटा का और अल्फा का। यही एक छोटा सा कंसेप्ट है। और इसी कंसेप्ट पे इस चैप्टर में टोटल 57 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए उन क्वेश्चनों को बारी बारी से देखते हैं और ध्यान देते हैं। बस ये छोटा सा कंसेप्ट ध्यान में रहेगा तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? इसमें पूछा है रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा? तो हेनरी बैकबेरल, बताया हमने, हेनरी बैकबेरल के द्वारा। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? रेडियो सक्रियता किसका गुण हो जाता है? तो ये नाभिक का होता है, क्योंकि नाभिक से ही अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? तो परमाणु के क्या लेंगे? नाभिक भाग लेंगे, क्योंकि नाभिक से ही अल्फा बीटा और गामा किरणें क्या होती हैं? स्वतः उत्सर्जित होती रहती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या से क्या होती है? कम होती है। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? तो रेडियो धर्मिता का यूनिट हो जाता है क्यूरी। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? अभी हमने बताया कि अल्फा बीटा और गामा का उत्सर्जन करते हैं। अल्फा हीलियम++ होता है और बीटा माइनस होता है और गामा पे कोई चार्ज नहीं होता है। अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने की थी? पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा जो किरण होती है इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समक्ष होता है? तभी बताया मैंने, अल्फा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? इसमें पूछा है वेदन क्षमता। तो मैंने बताया था कि जब अल्फा बीटा गामा में वेदन क्षमता पूछे तो बीटा और फिर गामा सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो गामा की होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? गामा किरण का हो जाएगा। अल्फा किरण क्या होता है? तो अल्फा किरण हो जाता है हीलियम++ यानी He++ आयन हो जाता है। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश क्या होती है? अल्फा पे क्या होता है? 2 इकाई धन आवेश होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
बीटा पे क्या होता है, तो बीटा पे क्या होता है, ऋण आवेश होता है। अल्फा बीटा गामा, गामा पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारी का निर्माण होता है, समभारी का निर्माण किसके उत्सर्जन से होगा, तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है, परमाणु क्रमांक 1 कब बढ़ेगा, जब बीटा निकलेगी और अल्फा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। निम्नलिखित में से किसके ऋणात्मक आवेश होते हैं, तो अल्फा पे तो प्लस प्लस होता है, बीटा पे क्या हो जाता है, ऋणात्मक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन होता है, तो इलेक्ट्रॉन बीटा हो जाता है क्योंकि निगेटिव होता है। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बीटा किरणों, बीटा पे क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जहाँ अल्फा की बात हो जाए तो वहाँ प्लस He प्लस प्लस होता है, बीटा ऋणात्मक होता है, और गामा की बात हो तो कोई चार्ज नहीं होता है। आगे देखते हैं गामा किरणें किससे बनी होती है, पूछा है गामा किरणें किसकी बनी होती है, तो ये विद्युत चुम्बकीय क्या होती है, तरंगे होती हैं। गामा किरणें क्या होती है, गामा किरणें क्या होती है, तो ये रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त क्या होती है, किरणें होती है। निम्नलिखित में से किस किरण की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, फिर इसमें पूछा है वेदन क्षमता, तो अल्फा बीटा गामा, सबसे ज्यादा गामा का होगा, फिर बीटा का, तब अल्फा का। निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे कम होती है, सबसे कम किसकी हो जाएगी, तो सबसे कम हो जाएगी गामा की, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो अल्फा की सबसे ज्यादा होगा क्योंकि इस पे He प्लस प्लस होता है, इस पे क्या होता है, He प्लस प्लस 2 होता है। आगे देखते हैं समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं, तो ये कोरेंडम में क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। किसमें में बदल जाते हैं, सॉरी लास्ट में क्या हो जाएगा, सीसा में बदल जाते हैं, सॉरी जितने भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होते हैं लास्ट में क्या हो जाते हैं, अंतिम रूप से बदल जाने के बाद सीसा का निर्माण करते हैं। आगे देखते हैं न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी होती है, इसमें पूछा है मिनिमम किसका होता है, तो ये हो जाएगा इसमें न्यूनतम पूछा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेडियम यूरेनियम पोलोनियम, इसमें किसका हो जाएगा, पोलिनियम का। पूछा है कि न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है, न्यूनतम पूछा है तो इसमें हो जाएगा अल्फा किरण हो जाएगा। और आगे पूछा है कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर, हो जाएगा पोलिनियम। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है, तो एल्युमिनियम क्या करता है, ये प्राकृतिक रेडियो सक्रियता को दर्शाता नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, जो न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है, तो जॉर्कोनियम क्या हो जाता है, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। विघटन नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, किस में रखना चाहिए, तो इनको लेड पीबी में यानी शीशा में रखा जाता है ताकि ये अभिक्रिया ना करें। एक बीटा कण के उत्सर्जन के परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, तो इसमें पूछा है बीटा के निकलने से क्या हो जाएगा, तो क्रमांक में एक की वृद्धि होगी और द्रव्यमान में कोई असर नहीं पड़ता है। अगर बीटा निकलता है तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, इसके उत्सर्जन से क्रमांक में 1 की वृद्धि होगी और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखते हैं एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो इसमें क्रमांक में क्या हो जाती है, तो क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाती है। क्या हो जाता है, तो परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी हो जाएगी, क्योंकि अल्फा कण निकलने से ये He प्लस प्लस निकलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। ये देखिए सोडियम 1122 में एक बीटा का उत्सर्जन के बाद कौन सा पदार्थ, यानी बीटा निकल रहा है तो एक कम हो जाएगा, सोडियम 11 यानी मैग्नीशियम क्या हो जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा Mg हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अब दिया यूरेनियम 92 से क्या हो जा रहा है, यूरेनियम 87 ये 92 से कितना हो जा रहा है, 87 88 89 90 91 92, इसमें यहाँ पे 5 की कमी और 236 से 224 24 आज 6 6
12 12 की यहाँ पे हो जा रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 3 अल्फा और 1 बीटा हो जाएगा, 3 अल्फा और 1 बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से उत्सर्जित हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर होती है, क्या होगा, ये अपरिवर्तित रहती है। यदि यूरेनियम 92,238 विघटित होकर Pa 91,234 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, 91,234, तो इसमें पूछा है कि अल्फा बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है, कितना हो जाएगा, तो इसमें 1 अल्फा और 1 बीटा का क्या होगा, उत्सर्जन हो जाएगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का, ठीक है, आधा जीवन काल 70 दिन का। उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा, तो ये 70 दिन का, तो कितना हो जाएगा, 140 दिन। आगे देखते हैं, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल यानी हाफ लाइफ पीरियड 1 दिन हो तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा, कितना रह जाएगा, तो 6.1/4% शेष रह जाएगा। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु कितनी है, तो 4 महीने दिया हुआ है, अर्धवायु 4 महीना। इस पदार्थ के 3/4 भाग क्षय होने में समय लगेगा, कितना समय लगेगा, तो 8 महीने का समय लग जाएगा। वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटन नाभिकता का प्रयोग करती है, ये क्या हो जाता है, तो कार्बन काल निर्धारण कहलाता है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो ये यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने में के लिए प्रयुक्त किया जाता है, किसके, तो ये जीवाश्मों का क्या किया जाता है, उम्र निकालने के लिए रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो ये हेनरी बेक्वेरेल के द्वारा, हमने बताया था, ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है, तो इसमें हो जाता है न्यूट्रॉन की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो परमाणु बम का आविष्कार किसके द्वारा, ऑटो हॉर्न के द्वारा, किसके द्वारा, ऑटो हॉर्न के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन है कि परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय विखंडन में, परमाणु शक्ति क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन पे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है, इसमें कौन सा तत्व आवश्यक हो जाएगा, तो जिरकोनियम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है, कौन हो जाएगा इसमें, तो हो जाएगा नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो ये विमंदक की तरह कार्य किया जाता है ताकि नाभिकीय रिएक्टर को क्या किया जाए, बैलेंस किया जा सके। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, क्या हो जाता है, ये हो जाता है भारी पानी, DTO का प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मिता मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, ये नापी जाती है गीगर मुलर काउंटर। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये हो जाता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे हाइड्रोजन बम और एटम बम नाभिकीय विखंडन, उसमें भी अनियंत्रित होता है और इसमें भी अनियंत्रित होता है। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो ये हो जाता है एडवर्ड टेलर के द्वारा। अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है, तो ये पोटेशियम आर्गन डेटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, इसके द्वारा प्राचीन चट्टानों की क्या की जाती है, उम्र को निर्धारित किया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है, तो ये हो जाता है रेडियो सोडियम का। अल्फा बीटा और गामा मैंने पहले ही बताया था कि जब वेदन क्षमता की बात हो जाए तो अल्फा से ज़्यादा होगा बीटा का, उससे बीटा से ज़्यादा होगा गामा का, सबसे ज़्यादा किसका हो जाता है, तो इसमें हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। वेदन क्षमता की बात पर जब बाकी कुछ भी पूछे तो ये पलट जाता है। इस प्रकार रेडियो सक्रियता का टोटल 57 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये समाप्त होता है। अगला चैप्टर में मिलते हैं जिसमें समस्थानिक और संभारिक के क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं समस्थानिक और संभारिक के क्वेश्चन है, इसका भी बहुत छोटा सा कंसेप्ट होगा। इसमें पहले देख लेते हैं 3 क्वेश्चन है, अगले वीडियो में इसके कंसेप्ट को भी बताया जाएगा। 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, कब कहा जाता है, तो उनका परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, तो वे क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, समस्थानिक होते हैं। आगे क्या है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये न्यूट्रॉनों की भिन्न संख्या के कारण क्या होते हैं,
उनकी उपस्थिति के कारण समस्थानिकों में क्या होता है, अंतर होता है। किसी परमाणु नाभिक आइसोटोप वह नाभिक होता है, क्या होता है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो अगले वीडियो में एक छोटा सा कंसेप्ट रहेगा कि आइसोटोप, आइसोबार और आइसो न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में यानी चैप्टर 4 के साथ। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरी तरफ हम इडुटेरिया की जो बिहार एसआई का सेट प्रैक्टिस आ गया है उसका वीडियो अपलोड करेंगे, उसे भी आप देख सकते हैं। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।